नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। लगातार चुनाव में भागदौड़ है और हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचा रहा है अभी अभी ब्रेकिंग। चाहे बात घरोंडा की हो या इंद्री की या नीलोखेड़ी की या फिर असंध की या फिर आपके शहर करनाल की, और पांचों विधानसभाओं पर हम आपको हाल बता रहे हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी और पांचों विधानसभाओं सीट पर हम चर्चा करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। कोई भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में आप नीचे बता सकते हैं, उन सवालों को भी लिया जाएगा। गांधी जी, कैसा चल रहा है चुनाव? प्रचार तो आप नहीं कर रहे लेकिन खबरें तो पहुंचा ही रहे हैं। प्रचार तो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं और प्रचार धुआंधार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं और खूब पैसा फूका जा रहा है चुनाव में। और खूब नो बॉल हुई है, नो बॉल होती है तो फ्री हिट मिलती है। नहीं, करनाल विधानसभा में अभी कोई नो बॉल नहीं हुई। करनाल विधानसभा में कोई नो बॉल नहीं हुई। अभी फ्री हिट वाला कोई सीन नहीं है। फ्री हिट वाला कोई सीन नहीं है। क्रिकेट की बात हो जाती है, साथ साथ चुनावी सरगर्मियां, पांचों सीट की बात करते हैं। शुरुआत करनाल से करें? नहीं, अच्छा, शुरुआत कहाँ? इंद्री से करते हैं। इंद्री से कर लेते हैं। इंद्री आप गए भी? इंद्री के दो जगहों पर मैं गया, कुनपुरा में गया, इंद्री में खास गया, और इंद्री की तरफ जो करनाल से इंद्री की तरफ जाने वाले गांव है, उन गांवों में मैं गया। इंद्री का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वो कभी चुनाव ऐसे हो जाता है किसी का, कभी चुनाव ऐसे हो जाता है एकदम ऊपर एकदम नीचे। हाँ, जैसे पतंग फ्लाइंग करती है फिर नीचे हो जाती है, हवा कम होती है। अच्छा, ऐसे हो रहा है इलेक्शन वहां का। ऐसा क्या हो गया? वहां कोई बड़ी रैली भी नहीं हुई है अभी तक। देखिए, इंद्री का जो चुनाव है वहां पर क्या है कि जातीय समीकरण बहुत प्रभावशाली है। जातीय समीकरणों का बहुत महत्व है। मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है हरियाणा के अंदर, वो जातीय समीकरणों पर डिपेंड हो गया है चुनाव। शायद ये भाजपा ने करने की कोशिश भी की है और इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला गया कि हम जो पोलराइजेशन है बैकवर्ड वोट का वो कर सके, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मजबूत स्थिति में इंद्री में आपको कौन लग रहा है? क्या स्थिति वहां पर सामने आ रही है? राकेश कंबोज शुरुआती दिनों में तो प्रचार में भी नजर नहीं आए क्योंकि तबीयत खराब थी, जैसे अब हमारी हो रखी है। लेकिन राकेश कंबोज और साथ में राम कुमार कश्यप, सुरेंद्र उड़ाना भी है वहां पर। देखिए, राम कुमार कश्यप के साथ जो माइनस पॉइंट है ना, वो ये है कि वो 5 साल फील्ड में नहीं गए, लोगों के बीच में नहीं गए। एक तो ये उनका माइनस पॉइंट है। दूसरा, उनकी उम्र भी उनके आड़े आ रही है, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, एक उम्र भी उनके आड़े आ रही है। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये है कि उनको ईमानदार, शरीफ, सोबर माना जाता है कि ये आदमी ठीक है, बंदा ठीक है। लेकिन वही माइनस पॉइंट ये है कि ये लोगों में नजर नहीं आया, ये लोगों के पर्सनल काम नहीं करा पाया। जब हम इनके पास जाते थे तो कहते थे मेरी सरकार में चलती नहीं है। इस तरह की उनकी नेगेटिव काम तो बीजेपी करती नहीं है, वो तो जनता के मुद्दों को। लेकिन लोग तो इस इच्छा से जाते हैं ना, अगर आप विधायक बनाएंगे, हमारे पास कोई आदमी आए, यार हमारी खबर चला दो, तो हम खबर चलाते हैं कि नहीं चलाते? हमारा वो जानकार भी नहीं होता तब भी हम उसकी खबर चलाते हैं। जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो लोगों के ठीक काम है, अगर मान लो किसी का काम ठीक है तो उसको तो आपको करना ही पड़ेगा ना। ये नहीं कह सकते ना कि भाई तेरा। सुरेंद्र उड़ाना वहां पर कोई गेम बिगाड़ रहे हैं किसी का, लगता है? क्योंकि आईएनएलडी बीएसपी के उम्मीदवार हैं वो। बहुत ज्यादा तो नहीं सुरेंद्र उड़ाना खेल बिगाड़ेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हो कि जो गाड़ी पे डेंट पड़ता है, कई बार खरोंच आ जाती है, वो खरोंच जो है भाजपा को लगेगी उनकी तरफ से। भाजपा को लगेगी उनकी तरफ से? आपको नहीं लगता दलित जो वोट बैंक है अधिकतर वो कांग्रेस के पास जाता है और वो वोट अब सुरेंद्र उड़ाना कुछ हासिल कर सकते हैं? दलित वोट बैंक में बहुत ज्यादा सेंधमारी नहीं होगी सुरेंद्र उड़ाना की तरफ से। दलित वोट बैंक वहीं जाएगा जहां जाता है, यानी खास तौर पर हरिजनों की मैं अगर बात करूं तो हरिजन वोट सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सेप्शनल 5, 7, 10% सुरेंद्र उड़ाना की तरफ कुछ वोट आ जाए तो कहा नहीं जा सकता बीएसपी की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि। और करणदेव कंबोज इंद्री की राजनीति में मुझे नहीं लगता कोई फैक्टर है, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है।
जो कुछ भी है वो राकेश वो भी शुरुआती दिनों में इतनी चर्चा हुई गांधी जी, जब हम सीटों का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था या नामांकन तक, लेकिन उसके बाद अब वो चेहरा भी ठंडा नजर आ रहा है या वो इंद्री में नजर भी नहीं आ रहा है। देखिए, जो आदमी, मैं सही हूँ या ये जो आदमी अपने लिए कर सकता ना वो दूसरे के लिए नहीं करता। यानी करण देव कंबोज उस वक्त जोश था और लगा कि भाई मैं टिकट ले जाऊंगा, ये प्रेशर पॉलिटिक्स करके वो मिली नहीं, कांग्रेस में जंप कर गए। उनका ब्रदर जो है सतपाल, वो कल मनोहर लाल की एक सभा थी उसमें भी नजर आ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि करण देव कंबोज का कोई बड़ा इम्पैक्ट है वहां पर। करण देव कंबोज ना किसी को डेंट कर रहे हैं ना किसी को प्लस कर रहे हैं। एक सीट हो गई, दूसरी सीट अगर कुछ बताना है। बताना ये है ना कि इंद्री जो सीट आपने पूछा ही कि प्लस वो तो आपको खुद से बता दें। आज की जो स्थिति है इंद्री विधानसभा सीट की, आज की जो स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैकवर्ड वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का एक मजबूत वोट बैंक है। लेकिन आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली चीज ये समझनी पड़ेगी, जो पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब वहां से भाजपा करीब करीब 80,000 वोटों की लीड लेके गई थी। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वहां से भाजपा को महज 21,000 वोटों की लीड मिली है। दूसरी बात ये भी समझनी होगी कि पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट महज 7,000 वोटों, माफ कीजिएगा, जो राकेश कंबोज इंडिपेंडेंट लड़े थे वो महज 7,000 वोटों से पीछे रह गए थे। भाजपा प्रत्याशी 7,000 वोटों से जीते थे। तब दो चीजों ने राकेश कंबोज को डेंट किया। एक तो डेंट ये पड़ा उनको कि उनके कांग्रेस ने टिकट जो दिया था वो नवजोत कौर कश्यप को दिया। अब कांग्रेस का कैंडिडेट एक है तो वो वोट भी उधर प्लस होंगे। लेकिन बैकवर्ड वोटों का पिछली बार पोलराइजेशन नहीं हुआ था क्योंकि नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो ये मान के चलिए कि अब की बार ये अल्टा पलटी होगी और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। अगर मेरी अपनी राय, आज की तारीख की बात करें, कल का दिन अलग है कि कल 27 तारीख है और क्या हो जाएगा वहां पर। आज का मुझे लगता है कि थोड़ा एज देना पड़ेगा राकेश कंबोज को थोड़ा सा एज देना पड़ेगा इंद्री में। लेकिन गांधी जी ये मत भूलिए, अमित शाह आ रहे हैं और अमित शाह जब आते हैं ना तो माहौल बदलता है। ये मानिए आप बात। अमित शाह इंद्री आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? शायद 29 को, शायद मतलब आ रहे हैं 29, जहां तक मेरी जानकारी है 29। हाँ 29। ये तो फिर चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के। तो देखिए देखिए एक दिन में गेम पलटता है, जैसे एक ओवर में गेम पलटता है वैसे चुनाव में एक रैली या एक। मुझे एक बताइए कि आप अमित शाह को ज्यादा बड़ा मानते हैं या नरेंद्र मोदी को ज्यादा बड़ा मानते हैं? देखिए दोनों के अलग अलग आप कह सकते हैं पॉइंट हैं जो उनको मजबूत बनाते हैं। नरेंद्र मोदी का भाषण, जो उनका अंदाज है लोगों के साथ कनेक्ट होने का, और अमित शाह का जो तीखा तेवर है। देखिए अमित शाह यहाँ रणनीति बनाने नहीं आ रहे। अगर वो रणनीति बनाने के लिए आ रहे होते तो अलग बात होती। वो यहाँ भाषणबाजी करने आ रहे हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज की तारीख में वो, मैंने आपको कहा ना कि आज 26 तारीख है, आज की तारीख का माहौल बता रहा हूँ आपको। 29 के बाद या 27 के बाद या 28 के बाद माहौल कुछ बदल जाए तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज की ताजा रिपोर्ट ये है कि वहां राकेश कंबोज कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको एज है। और दिन दिन की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से पूरी जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। नीलोखेड़ी चलते हैं। चलिए नीलोखेड़ी चलते हैं। कौन है? धर्मपाल गोंदर है यही, साथ ही साथ भगवान दास कबीर पंथी हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, भगवान दास कबीर पंथी, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछली बार चुनाव जीत गए थे बिना टिकट के, यानी कि निर्दलीय। क्या माहौल वहां का? देखिए वहां की स्थिति बड़ी दिलचस्प है। वहां पर देखिए जो बीजेपी ने चेहरा उतारा वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है चेहरा। जो कांग्रेस ने जो चेहरा उतारा वो भी लोगों की पसंद नहीं है। देखिए मैं बड़ी स्पष्ट बात करूंगा, ये दोनों ही चेहरे लोगों की पसंद नहीं है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत ये चेहरे थोपे। यानी अगर कोई मेरे को उतार दे मैदान में, चाहे मैं पसंद हूं लोगों की ना हूं, तो फिर लोगों को एक मजबूरी हो जाता है वोट करना। या तो इसको ए विकल्प है या बी विकल्प है। धर्मपाल गोंदर कांग्रेस के लोगों की पसंद नहीं थे। वहां 88 लोगों ने वहां पर अप्लाई किया था कांग्रेस की टिकट के लिए, लेकिन धर्मपाल गोंदर को टिकट दिया गया वहां पर। मुझे नहीं लगता कि धर्मपाल गोंदर कोई चमत्कारिक चेहरा है। दूसरी वजह यह है कि जो राजीव गोंदर है वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे,
वो आजाद निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए। बड़ी बात यह कि राजकुमार वाल्मीकि जो है वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए हैं। और ये दोनों ही कांग्रेस के बड़े चेहरे थे और ये कांग्रेस को डेंट मारेंगे और अच्छा खासा डेंट मारेंगे। और ये है स्थिति वहां की अभी। लेकिन वहां पर कुछ नेता बीजेपी की तरफ से भी तो नाराज चल रहे थे, भले ही वो साथ दिख रहे हो, लेकिन वो करनाल में साथ दिख रहे हैं, वहां पर साथ नहीं दिख रहे हैं। आप मीना चौहान की बात कर रहे हैं। सुभाष जी की भी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, उनका मीना चौहान का जरूर इम्पैक्ट है वहां पर। सुभाष का तो कोई मुझे इम्पैक्ट लगता नहीं है वहां पर, लेकिन हाँ मीना चौहान, अमरनाथ सौदा, मुझे नहीं लगता अमरनाथ सौदा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर ग्राउंड पे किसी ने काम नहीं किया होता उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एक नाम है एज किसको है, सही बताऊं? टक्कर बता दीजिए, एज बता दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर, हालांकि हमें भगवान दास कबीर पंथी ने एंगेज नहीं किया, हमारी कोई वीडियो उसकी चली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ सच्चाई कि वहां पर भगवान दास कबीर पंथी को थोड़ा एज है, हल्का सा एज है। लेकिन 26 तारीख है, चुनाव में पड़े हैं अभी 8। नहीं, आपने बताया ना कि वहां अमित शाह आ रहे हैं, वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आ गया, शैलजा आ गई या कोई और आ गया, तो फिर वहां भी स्थितियां परिवर्तित होती दिखाई दे सकती है। मुझे लगता नहीं है वैसे शैलजा नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने आएंगी। मैंने तो इंद्री का बताया आपको, वहां अमित शाह आ रहे हैं, यहाँ पर पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा आए थे। आगे क्या स्थिति रहती है वो वक्त बताएगा। 2 विधानसभा क्षेत्रों की हमने बात कर ली है, एक इंद्री बात कर ली है, एक नीलोखेड़ी बात कर ली है। दोनों हॉट सीट है, मुझे हॉट सीट ज्यादा लग रही है नीलोखेड़ी वाली। इन दोनों के एक दोनों सीटों में एक सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है, अच्छा, एक सीट भाजपा की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन अभी क्लियर नंबर नहीं कैसे दे सकते हैं हम क्लियर नंबर, जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे 8 तारीख को, जब तक चुनाव आयोग डिक्लेयर नहीं कर देगा, मैं आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? अच्छा, एक सीट और बात कर लेते हैं, घरोंडा सीट की। घरोंडा सीट बहुत कड़ी टक्कर है। एक तरफ हरविंदर कल्याण है जो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार वो चुनाव जीतने के लिए हैट्रिक लगाना चाहते हैं। एक तरफ वीरेंद्र राठौड़ है, 3 बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा दमखम लगा दिया है। आज जन्मदिन भी है उनका, वीरेंद्र राठौड़ का। जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देते हैं उनको। वीरेंद्र राठौड़। लेकिन एक बात है कि घरोंडा का जो चुनाव है ना, सबसे हॉट सीट मुझे लगती है घरोंडा विधानसभा क्षेत्र है। पूरी की पूरी जो 5 कंस्टिट्यूएंसी है, वो सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो घरोंडा विधानसभा क्षेत्र है। मुझे असंद लगती है, आपको घरोंडा लगती है? मुझे असंद नहीं लगती, मैं उसका कारण बताऊंगा आपको। मुझे घरोंडा इसलिए लगती है क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन है घरोंडा का, और वीरेंद्र राठौड़ ने भी मेहनत पूरी की हुई है, हरविंदर कल्याण का भी जो सिलेबस है वो भी पूरा है। मतलब दोनों ही कैंडिडेट, एक तो बात ये कि दोनों ही कैंडिडेट जनता की पसंद है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है ये पसंद नहीं था कैंडिडेट, या जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है वो पसंद नहीं था। इन दोनों ही कैंडिडेटों का धरातल पर वर्करों ने विरोध नहीं किया। जरूर टिकट के कुछ चाहवानों ने विरोध किया, लेकिन धरातल पर उनका विरोध लोगों ने नहीं किया कि ये कैंडिडेट। और दोनों के कार्यक्रम में भीड़ नजर आ रही है, मैं दोनों के कार्यक्रम कवर कर रहा हूँ, दोनों के कार्यक्रम में भीड़ नजर आ रही है, अलग अलग गांवों में आ रही है। अब जो यमुना के नजदीक का इलाका है वहां पर भी आ रही है, कोई और गांव है, कोई ट्रैक्टर पे बिठा कर लेकर जा रहा है अपने नेता को, कोई कंबाइन, कोई कंधों पे बिठा के लेके जा रहा है। कंधे वाला देखा, बहुत सिचुएशन वहां की है ना, जो मतलब पूरा पसीना बहा रहे हैं। और मुझे लगता है कि दोनों ही, अगर दोनों की लीडरशिप की बात करें, वीरेंद्र राठौड़ की बात करें, वो अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, बेस्ट कैंडिडेट है। अगर हरविंदर कल्याण की करें, वो भी बेस्ट कैंडिडेट है। चुनना तो जनता को है, एक को चुनना है, क्योंकि 2 पहलवान लड़ रहे होते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। और मैं कहता हूं दोनों ही पहलवान है और दोनों ही बढ़िया पहलवान है। मुकाबला जो है ना कांटे का है, वहां पर कांटा किस तरफ झुक जाएगा। आप एज नहीं दे सकते वहां? मैं किसी को एज नहीं दूंगा, मैं किसी को एज नहीं दूंगा, क्योंकि वहां मुकाबला जो है ना, अगर ग्राउंड पे हम जाते हैं, कुछ हिस्से में तो वीरेंद्र राठौड़ बहुत आगे दिखाई देते हैं, कुछ हिस्से पे चले जाओ तो हरविंदर कल्याण दिखाई देते हैं। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर कुछ स्थितियां और हैं, वहां पर जयपाल शर्मा खड़े हो गए हैं, लेकिन उनका मुझे कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। और वहां कोई किसी का खेल बिगाड़ नहीं रहा। मतलब अगर मैं कहूं कि जयपाल शर्मा किसी का खेल बिगाड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर हो रही है कि जाट वहां किस तरफ झुकेंगे, क्योंकि जाट एक करीब 14,000 वोट है वहां जाटों की। और पिछले दिनों नरेंद्र सांगवान को जिस तरह साथ लाने की कोशिश की गई, वो आप सबने देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली करके गए। अब वो कितना
अंदर से आते हैं भूपेंद्र चेहरे लाठर। पे कुछ और मतलब वो जो होता है ना एक उदासी, और यूं लगता है कि यार टिकट तो मेरी थी, मुझे मिली क्यों नहीं, वो जो चेहरा बता देता है। वो राजनीति में तो ऐसा होता ही है ना हिमांशु, कि आपने क्रिकेट के भी मैदान में देखा होगा, अगर कोहली खेल रहे हैं वहां पर और दूसरी साइड पे अगर कोई बिल्कुल ऐसा ही कैंडिडेट है, दूसरी कैंडिडेट कहता हूँ, अगर बख्शी टीम नहीं अगर कोई नहीं नॉन स्ट्राइकर, हाँ नॉन स्ट्राइकर मान लो, एक तरफ कोहली खेल रहा है, कोहली ने बैट कर दिया और वहां से मान लो कोई हल्के से हल्का जो लास्ट का 11वें नंबर पे या 9वें नंबर पे 8वें नंबर पर युजवेंद्र चहल लगा लो, या आप लगा लिया तो कई बार क्या होता है, मान लो हिट किया कोहली ने वहां से, तो हिट किया तो भागा, तो फिर वो युजवेंद्र चहल ये नहीं देखता कि भाई मेरी टीम आउट हो रही है, वो तो कहता है मैच जीत जाऊं, कोहली आउट होता है तो हो जाए। तो वहां की सिचुएशन कुछ ऐसी है। अच्छा, वो मतलब जो आप चेहरों की बात कर रहे हैं ना, मैं हाँ नरेंद्र सांगवान, उनके चेहरे पर मैंने देखा, उस दिन देखा, मैं रैली में था जब वीरेंद्र राठौड़ बोल रहे थे, वो भाई मतलब हाथ मिले दिल नहीं मिले। अब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, एक वीडियो एक ऑडियो वायरल हो रहा है अब कि नरेंद्र सांगवान किसी को सरपंच को कुछ कह रहे हैं कि भाई साथ दे दो वीरेंद्र राठौड़ का, और लेकिन वो सरपंच ने बात करने से इनकार कर दिया। अब ये एक ऑडियो है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, कि कोई व्यक्ति कह रहा है। लेकिन आप साथ चलेंगे तो आपको पता चलना है नहीं चलना, लेकिन फायदा होगा अगर आप साथ चलेंगे। देखिए जो लोग बता रहे हैं कि वहां पे जो जाट कम्युनिटी है वो चुप करके बैठी है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पर मुकाबला जो है वो कांटे का है। लास्ट दिन आपको पता चलेगा, क्योंकि घरोंडा का जो चुनाव है ना हिमांशु, यहाँ पर 5-5 वोटों से 10-10 वोटों से 21-21 वोटों से हार जीत होती रही है। तो यहाँ पर 11 से भी हुई थी, 11 से हुई है। जयपाल शर्मा एक बार चुनाव हार गए थे 11-21 वोटों से, वो 21 से हारे। एक बार रमेश कश्यप चुनाव जीत गए थे 7-8 वोटों से, बंसीलाल का शासन था। तो वहां पर सिचुएशन बड़ी अजीब सी रहती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों बराबर खड़े हैं इस टाइम पे, और 8 तारीख को जनता फैसला कर देगी कौन हैवी है। जनता तो 5 को कर देगी, पता अपने को 8 को चलेगा। जनता तो 5 को, देखो पता तो मशीनें जब खुलेंगी तभी पता लगेगा। मुझे लगता है कि हमें वहां की सीट को रिजर्व रखना चाहिए, किसी को बराबर कांटे का मुकाबला बराबर। आज की तारीख में असंध चलते हैं, करनाल बाद में बात करेंगे। असंध शमशेर सिंह गोगी हैं, आज राहुल गांधी रैली कर गए। एक तरफ कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर नजर आए, जो हर कांग्रेसी शायद देखना चाहता है। सभी बाकी लेकिन पार्टियां नहीं देखना चाहती, लेकिन कांग्रेसी देखना चाहता है। शमशेर सिंह गोगी, योगेंद्र राणा, योगी आदित्यनाथ उनके लिए रैली करके गए। मायावती आ रही हैं, ऐसी जानकारी है। आ रही है। हाँ, 30 तारीख का जहां तक जानकारी है, और वहां पर गोपाल राणा के लिए प्रचार होगा। जिलीराम शर्मा है, वीरेंद्र मराठा है, ये 5 बड़े नाम। और कोई नाम जो ध्यान में आ रहा है? यही 5 बड़े नाम है। हाँ। यही 5 बड़े नाम है। मराठा को तो मैं खैर अभी गेम से ही बाहर रखता हूँ। वीरेंद्र मराठा जो है उनको तो गेम से ही बाहर रखता हूँ। ना वो प्रचार में कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ना ही शायद उनको। अच्छा, एक नाम रह गया, अमनदीप जुंडला आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। वो कांग्रेस को डेंट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव अगर आपने देखा हो, अभी यहाँ पर नरेंद्र सिंह खड़े थे शायद बीएसपी की टिकट से। नरेंद्र राणा खड़े थे, जो गोपाल राणा के नहीं अभी लोकसभा का जो चुनाव है। अच्छा, लोकसभा का मुझे नहीं, नरेंद्र सिंह खड़े थे शायद, मतलब मेमोरी शॉर्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि वहां का जो चुनाव है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा वहां का चुनाव की किसके, लेकिन फिर भी अगर मुझे थोड़ा सा एज देना पड़े किसी को, तो मैं वो शमशेर सिंह गोगी को दूंगा। और टक्कर किसके साथ देंगे आप? ये नहीं मैं कह सकता टक्कर किसके साथ होगी, क्योंकि असंध का इतिहास ये रहा है कि कोई कैंडिडेट 500 वोट पीछे हो जाता है, कोई कैंडिडेट 1000 वोट पीछे होता है। पिछली बार भी शमशेर सिंह गोगी जो है वो 2000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते, 1700 के आसपास, जहां तक लगभग 1700 करीब। तो नरेंद्र राणा उनके खिलाफ चुनाव मैदान में थे, और वो तब मेरे ख्याल बीएसपी के कैंडिडेट थे। अब दिक्कत ये है कि इस बार भाजपा ने भी राजपूत समाज से एक चेहरा उतार दिया, तो वो कहीं ना कहीं वोटों का डिवीजन होना तय है। लेकिन दूसरी तरफ मायावती आएंगी तो हरिजन का वोट भी उधर पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां, कुछ भी। लेकिन थोड़ा अगर मुझे आज देना पड़े पार्टी के हिसाब से,
लहर के हिसाब से, तो वो मैं एज दूंगा शमशेर सिंह गोगी को। 4 सीटों पर चर्चा हो गई है, 2 पे आपने कांग्रेस को एज दिया है, 1 पे आपने बीजेपी को एज दिया है और 1 सीट पे आपने न्यूट्रल छोड़ दिया है। कांटे की टक्कर बता दी है। आज कुछ भी हो सकता है उस सीट पे, बिल्कुल बिल्कुल, चारों पर कुछ भी हो सकता है गांधी जी, चारों पर। हरियाणा में भी कुछ भी हो सकता है ना। चुनाव है और चुनाव में कब क्या हो, रोज ऊपर नीचे हो रहा है। बिल्कुल सट्टा बाजार का भाव भी, सट्टा बाजार ऊपर नीचे होता है, हमारे पैसे भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपके हो रहे हैं, मेरे भी। 5वीं सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि हम करनाल में रह रहे हैं, हम करनाल के वोटर हैं इसलिए। और सुनीता सिंह वर्सेस जगमोहन आनंद, सुरजीत पहलवान भी मैदान में है, सुनील बिंदल भी मैदान में है, कई और नेता भी मैदान में है। चर्चा इनकी चारों इसलिए क्योंकि ये नजर आ रहे हैं। सुनीता सिंह वर्सेस जगमोहन आनंद, क्या लग रहा है? ये तो सबसे ज्यादा हॉट सीट है। वैसे तो हमने हॉट सीट गरोंडा को बताया, लेकिन करनाल की सीट भी पूरी तरह से क्लैरिटी वाली सीट नहीं है अभी फिलहाल। अगर किसी को एज है भी सही तो वो 5-7 हजार वोटों का ही है, और अगर हार जीत होगी भी सही तो 10,000, 12,000, 15,000 वोटों के बीच में ये हार जीत होगी। यहाँ याद रखना जरूरी है कि भाजपा के पास एक बड़ा वोट बैंक है, और वहां ये भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस के पास भी एक बड़ा वोट बैंक है। ये भी ध्यान रखना है कि सुनीता सिंह यहाँ से 10 साल एमएलए रही है, तो उनका अपना एक फ्लेवर है, उनको पता है जड़े कहाँ पे है। उनका एटीट्यूड चुनाव में अलग नजर आ रहा है, उनका जो जोश है ना, और जो उनके चेहरे पर एक मजबूती अपने आप को लेकर, क्योंकि जब खबर हम करने जाते हैं, खबर के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे कितना कॉन्फिडेंस है। उनके चेहरे पर इस चुनाव में जो कॉन्फिडेंस है और जो उनका एटीट्यूड है ना, वो अलग नजर। कॉन्फिडेंस तो जगमोहन आनंद का भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस दिन ये इलेक्शन शुरू हुआ था, कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे, भाजपा का कैंडिडेट तो पहले ही डिक्लेयर हो गया था, और कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल 11 तारीख की रात को डिक्लेयर हुआ था। जब ये कैंडिडेटों का डिक्लेयर हुए, तब ऐसा लग रहा था जब भाजपा ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया कि भाजपा ने कमजोर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, और यहां से उम्मीद ये की जा रही थी सुनीता सिंह या भीमसेन मेहता में से कोई एक, या मनोज वधवा में से कोई एक कैंडिडेट होगा। उस दिन जब दोनों कैंडिडेट मैदान में आ गए तो ये लग रहा था कि जगमोहन आनंद 30 पैसे में खड़े हैं, सुनीता सिंह 70 पैसे में खड़ी है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। अब माहौल, आप भी वो वाली बात, गैमलर्स वाली बात कर रहे हैं, 30 पैसा 70 पैसा रेट लग रहा है ना सट्टा बाजार में। रोज देखिए, जो हमें कैसे पता लगता है, एक ग्राउंड से पता लगता है, कुछ सट्टा बाजार हमारी धड़कनें बढ़ा देता है। सट्टा बाजार ने सुनीता सिंह का रेट निकाला जब वो उनकी टिकट डिक्लेयर हुई 20-24 का। पहले रेट था 25-30 का, 25-30 के बाद रेट आ गया 20-24 का। जब लगातार पूर्व पार्षद जा रहे थे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में, 20-24 का रेट आ गया, तो 20-24 का रेट तो एक तरफा इशारा करता है, लेकिन आज की तारीख में रेट भाव पता क्या आपको? आप बता दीजिए। आज की डेट में जो ये भाव है ये 45-55 है, और सट्टेबाज 10 पैसे बीच में क्यों छोड़ रहे हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि भाव होना चाहिए तो 45-50 या 50-55। और एज किसको दे रहे हैं? वो तो सुनीता सिंह को दे रहे हैं। सट्टा बाजार जो एज दे रहा है वो सुनीता सिंह को दे रहा है, लेकिन जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो ऐसा दिखता है कि ग्राउंड पर मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है मामला, मतलब रेल की पटरियों पर रेल दौड़ रही है और पटरियां साथ साथ ही चल रही है। समझ रहे हो बात? बराबर चल रही है दोनों सिस्टम। अभी ग्राउंड की रिपोर्ट जो है क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कास्ट का इलेक्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे। करना चुनाव उठा है, आपको लग रहा है? जगमोहन का इलेक्शन थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही उठ गया। क्या ये रेणुबाला गुप्ता के साथ आने से उठा है, या फिर कोई और कारण आप मान रहे हैं? क्योंकि ब्रिज गुप्ता को बनाया गया जिला अध्यक्ष, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन वो लोगों की निगाहें अभी भी उन्हीं पर टिकी हुई है कि लास्ट के 3 दिनों में वो क्या करते हैं। कौन? ब्रिज गुप्ता। वो खिलाड़ी है, बहुत बड़े खिलाड़ी है, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है। तो मुझे लगता है कि जो भाजपा वाले हैं ना, उनको अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंस ब्रिज गुप्ता के ऊपर है, लेकिन उन्होंने चुनाव तो उठाया ही है। खैर, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके पास 5 जिलों की जिम्मेदारी है, सारी जिलों को देखना पड़ रहा है उनको, तो करनाल में पता नहीं इतना टाइम वो दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं,
लेकिन चुनाव जो है दिलचस्प होता हुआ करनाल का दिखाई दे रहा है। अभी अगर थोड़ी एज की बात करूंगा तो एज थोड़ा सुमिता सिंह को जरूर दिखता है। सुमिता सिंह को एज दिखता है, 5 सीटों का आपने विवरण दे दिया। थोड़ा एज दिखता है, थोड़ा एज दिखता है, हर जगह थोड़ा थोड़ा ही है, हर जगह ही थोड़ा थोड़ा है। आप हरियाणा में भी जाओगे ना, आपको 5-7 सीटें। अच्छा, ये नो बॉल वाली क्या बात थी? नो बोल मतलब कोई ऐसी बयानबाजी, मेरे कहने का संदर्भ ये था, कई बार ऐसी बयानबाजी हो जाती है या ऐसे आप एक दूसरे पर कुछ कह देते हैं जिसके बाद चुनाव एक तरफा हो जाता है। शुरू हुआ था, लेकिन दोनों ही रुक गए। अच्छा, तो दोनों ही रुक गए। जगमोहन आनंद ने बयान दिया कि सुमिता सिंह हमारे वर्करों को धमका रही है। सुमिता सिंह ने कहा ये तो झूठ बोल रहे हैं। और फिर सुमिता सिंह ने वो लाइट वाला इशू उठाया, कल्पना चावला वाला, उस पर तनातनी। मुद्दा तो था वो, मुद्दा तो था, मुझे ऐसा लगता है वो मुद्दा तो था। आपको समझना होगा, आप सत्ता में रहे हैं तो आपको भी समझना होगा, इसलिए उन्होंने अगले दिन उसको काउंटर करने की कोशिश करी भाजपा ने, लेकिन उस तरीके से काउंटर नहीं हो पाया जिस तरीके से काउंटर किया जा सकता था। या आप जिस तरीके से काम गिनवाते हैं, आप मीडिया के सामने लगातार गिनवाते हैं, योजनाएं बताते हैं, लेकिन वहां पर आप वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए जो एक नेता या एक पार्टी। मुझे एक बात और भी थोड़ी सी यहाँ लग रही है कि जगमोहन आनंद के सारथी रोज बदल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों बदल रहे हैं। वो एक आपके कहने का संदर्भ है, एक पक्के वाला मित्र जो सारथी होता है, जो डायरेक्शन देता है, वो कोई। हाँ, मुझे थोड़ा सा अभाव लग रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि, लेकिन आज रात को लेट नाइट मेरे पास ये न्यूज आई है कि आरएसएस इसमें बहुत एक्टिव हुआ है, और आज से एक्टिव हुआ है आरएसएस, और उसने इसको करनाल की सीट को साख का प्रश्न बना लिया है। और ये सीट को वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सीट जगमोहन आनंद लड़ रहा है। उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये सीट आरएसएस लड़ रही है या पूरी भाजपा लड़ रही है। उन्हें लगता है कि अगर हम ये सीट लूज करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लगेगा। शायद इसलिए आरएसएस अब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव आपको नजर आएगी। वो एक बड़ा संगठन है, और वो कितना जगमोहन को संभाल पाएंगे या उसके इलेक्शन को और रफ्तार दे पाएंगे, ये 8 तारीख को या 5 तारीख को पता लगेगा। कोशिश कीजिएगा, वक्त निकालते हैं, रात को रोजाना बात करते हैं, है ना। वक्त नहीं मिल पा रहा है ना आपको ना हमें, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग देखना पसंद करते हैं इस तरीके की बातचीत को, इस तरीके के पूरे विवरण। लोग कमेंट करेंगे ना अभी। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं लगातार। अगर आप बता दोगे कि राकेश का बहुत पीछे में है तो 4 गालियां पड़ेंगी आपको। नहीं, देखिए, अगर पीछे होंगे तो बताएंगे ना। लॉट ऑफ सपोर्टर ना, वो कहते हैं कि भाई तुम कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हो अपने दफ्तर में। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना, रोजाना ग्राउंड पे जा रहे हैं, आपकी टीम अलग जा रही है, कहने का मतलब अभी ब्रेकिंग की टीम, आप अलग जा रहे हो, मैं अलग जा रहा हूँ, नमन अलग जा रहा है, वरुण अलग जा रहा है, हमारी दिव्यांशी अलग जा रही है, शिवानी अलग जा रही है, सुनैना अलग जा रही है। कितनी टीमें, 8-10 टीमें हमारी ग्राउंड पे जाके, कुछ टीमें तो कैमरे पे आती ही नहीं है, वो सिर्फ वो अपना डेटा लेके आती है, ग्राउंड पे वर्क करके आती है। तो इस वर्क के आधार पर अभी हम खुलासा करेंगे आपको, जब और कोशिश करेंगे कि आगे जो बातचीत होगी उसमें हॉट सीट 3 तारीख को बड़ा खुलासा करेंगे। हाँ, 3 को तो बड़ा होगा। डेली कोशिश करेंगे कि 15 मिनट निकाल लें। अगर आज ही धड़कने बढ़ा दी हमें, कई लोगों ने आज ही धड़कने बढ़ाते, हम धड़कने बढ़ाएंगे 3 तारीख को। कोई भी जीत सकता है, अभी तो यही कहेंगे, कोई भी जीत सकता है। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल भगवान देता है, तो पता नहीं किसको ये फल मिल जाए। मिलेगा, बिल्कुल फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आपने मेहनत की है और फल मिलना आपका अधिकार भी है, लेकिन वो भगवान देगा फल, हमने नहीं देना, जनता देगी। आपको जो फल देना है वो जनता ने देना है। आप अभी ब्रेकिंग देख रहे हैं। चुनाव की हर बड़ी छोटी खबर आप तक सबसे पहले, सबसे सटीक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी टीम प्रयास करती है, अलग अलग क्षेत्रों की खबर दिखा रहे हैं, और आप बने रहिए, इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। हम आगे भी आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि चुनाव मतलब है अभी ब्रेकिंग। ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी को सब्सक्राइब करने के लिए, अभी को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। पसंद आए बात तो शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी तो जान पाए कि करनाल में आखिर माहौल है क्या। धन्यवाद।